तो हम बात करते हैं यार मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है यार? ये वो एक्शन है जो कि आरबीआई लेती है। ठीक है। इट इज टेकन बाय दी कंट्रीज सेंट्रल बैंक, हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई, टू मैनेज एंड कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में और जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक जो एक्शन लेती है उसको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? पहले तो प्राइस स्टेबल रखना है। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव जो फ्लक्चुएशन है जनरल प्राइस लेवल में उसको अवॉइड करना, ये प्राइमरी टारगेट है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का। उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है भाई, प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ इन दी लॉन्ग रन बाई क्रिएटिंग अ फेवरेबल कंडीशन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन यार। ऐसा नहीं कि भाई हम मनी सप्लाई कंट्रोल करने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन को कम कर दें। फुल एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखना है, बिकॉज हमारे पास जॉब ग्रोथ को इंकरेज करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है इन इट्स नेचुरल रेट। ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की बात करें, दो तरह के टूल्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, है ना, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। एक क्वांटिटेटिव टूल्स होता है, एक क्वालिटेटिव टूल होता है। ये जो क्वांटिटेटिव टूल है ये मनी सप्लाई के को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, और जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं ना वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। सो क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट वेरिएबल रिजर्व्स रेशियो की, लाइक सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर क्या होता है भाई? कैश रिजर्व रेशियो, जो कि सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। एसएलआर जो है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है। एस से एसएलआर, एस से सेल्फ, सी से सीआरआर, सी से सेंट्रल बैंक अपने पास रखती है। सो ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, मतलब समझते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, नेट डिपॉजिट टाइम लिमिट दैट कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विथ इटसेल्फ। ठीक है, जो बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं यार? यहाँ पे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक को खुद के पास जो रखना पड़ता है वो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। एनसीआर ये परसेंटेज है जो कि कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू रिटेन एज कैश। ठीक है, कैश नाम से समझ आ रहा है, कैश के फॉर्म में जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसको सीआरआर कहते हैं। एंड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने पास रखते हैं वो लिक्विड कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या फिर अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। बट जो कैश रिजर्व रेशियो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ कैश ओनली रखना पड़ता है। मेंटेन्ड बाय रेस्पेक्टिव बैंक्स एंड दिस कैश रिजर्व रेशियो इज मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व की बात करें तो देखो भाई, बैंक इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ एसएलआर चूजन, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो चूज़ करते हैं उसके ऊपर यहाँ पे इनको इंटरेस्ट भी मिलता है जो खुद के पास ये रखते हैं। बट जो पैसा आरबीआई के पास इन्होंने रखा है सीआरआर डिपॉजिट की फॉर्म में, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बैंक सीआरआर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, एसएलआर पे इंटरेस्ट मिलता है। एनसीआरआर एसएलआर जो है दिस सर्व एज अ प्रोटेक्टिव बफर ड्यूरिंग अ बैंक रन। जब बहुत ज़्यादा पैसा लोग बैंक से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक ड्यूरिंग टाइम ऑफ दिवाली यार, तो उस समय बैंकों के पास पैसा कम ना पड़ जाए लोगों को देने के लिए। बिकॉज बैंक अपने पास जो पैसा लोग डिपॉजिट करते हैं उसको रखती नहीं है भाई, उसको लोन के फॉर्म में दूसरों को दे देती है। बिकॉज बैंक भी तो प्रॉफिट के लिए बनाए गए हैं, कमर्शियल बैंक यार, प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? जो इंटरेस्ट जो डिपॉजिट करने पे जो देते हैं, सपोज वो एक्स है, और जो लोन पे जो मिलता है वो वाई है, दैट इज एक्स माइनस मतलब वाई। ये जो होता है ये प्रॉफिट होता है, वाई माइनस एक्स, या फिर जो भी जो इंटरेस्ट मिलता है लोन पे वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है लोगों को। तो उस समय पैसा उनके पास नहीं होता, तो इसीलिए कुछ पैसा खुद के पास एसएलआर के फॉर्म में, कुछ पैसा सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ता है जिससे वो बैंक लोन को प्रोटेक्ट कर पाए बैंक। एंड अवर्टिंग वाइड स्प्रेड फ्यूल्ड बाय फॉल्स इन्फॉर्मेशन र्यूमर्स। कभी कभी लगता है कि देखो भाई ये बैंक डूबने वाली है बोल के बहुत सारे लोग अपना पैसा वापस बैंक से निकालने चले जाते हैं, बट बैंकों के पास पैसा नहीं होता। उससे एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान होता है। इसीलिए यहाँ पे एसएलआर एंड सीआरआर का कॉन्सेप्ट बनाया गया है यार।
ठीक है। दिस आर क्वांटिटेटिव टूल्स, ये मनी सप्लाई की क्वांटिटी को, सपोज करो बैंक ने सीआरआर बढ़ा दिया तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, मतलब आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया, ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा लोगों को, मतलब बैंकों को, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा फॉर लोन, तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा। एसएलआर बढ़ा दिया, खुद के पास जो लोन नहीं दे सकते, खुद के पास लिक्विड एसेट के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में जो रखना पड़ता है वो बढ़ा दिया, फिर भी मनी सप्लाई कम हो जाएगा। कैसे? अब उस चीज़ को भी लोन नहीं दे पाएंगे। सो दिस आर क्वांटिटेटिव टूल्स, दे डायरेक्टली अफेक्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। नाउ रेट्स की बात करते हैं। रेट्स, सबसे पहले बैंक रेट की बात करते हैं। बैंक रेट क्या होता है भाई? द रेट एट विच आरबीआई एंगेज इन लॉन्ग टर्म लेंडिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म लैंडिंग जो आरबीआई देता है, बैंक रेट, जिस दर पे आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। ठीक है, ये हमारे पास आरबीआई हो गया, ये हमारे पास बैंक हो गया। तो जिस रेट पे बैंकों को पैसा देती है आरबीआई, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट, लॉन्ग टर्म लेंडिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग जो देती है, ये जिस रेट पे देती है उसको बोलते हैं बैंक रेट। इट इज़ एस्टेब्लाइज्ड इन आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 यार, बट इट होल्ड लिमिटेड रिलेवेंस। कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती लॉन्ग टर्म लैंडिंग के लिए बैंक रेट में, विथ ओकेजनल एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। कभी कभी गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ मांगती है। नो लॉन्गर यूटिलाइज एज अ पॉलिसी रेट, आज के तौर पर उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया जाता है। सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर दी पेनल्टी रेट, जो बैंक रेट प्लस 3 to 5% है वो पेनल्टी रेट होता है हमारे पास। इफ़ बैंक फेल टू मेंटेन सीआरआर और एसएलआर, जब मेंटेन, मैंने शुरुआत में बताया था सीआरआर एसएलआर जो खुद के पास रखना पड़ता है वो एसएलआर हो गया, जो कैश आरबीआई के पास रखना पड़ता है वो हो गया सीआरआर। अगर इतना पैसा वो नहीं रख रहे हैं बैंक, तो उनको क्या लगता है? एक पेनल्टी रेट लगता है, जो कि कितना होता है? बैंक रेट प्लस 3 to 5%। एंड एक्सक्लूसिव टू बैंक फॉर बोरोइंग पर्पस, ये जो बैंक रेट है उसी पर सिर्फ बैंकों को देती है भाई आरबीआई, जो पैसा लेता है आरबीआई से उनको। एंड it डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लॉन्ग टर्म लैंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एंटिटीज़ विद द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और विद इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ की बात करें, जिसको शॉर्ट में बोले तो एलएएफ बोलते हैं, इसमें रेपो रेट की बात करते हैं। सबने सुना होगा रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट। एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है यार, है ना। द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई ऑफर ओवरनाइट लिक्विडिटी टू द बैंक। ठीक है, यहाँ भी आरबीआई पैसा दे रही है, बैंक रेट में भी आरबीआई पैसा देता था, एंड रेपो रेट में भी बैंक ही पैसा दे रहा है। ठीक है, मतलब आरबीआई ही पैसा दे रहा है। रेपो रेट में आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा देती है ओवरनाइट पर्पस। उनके पास पैसे की कमी हो जा रही है ना भाई, लिक्विडिटी कमी हो जा रही है, सो बैंकों को आरबीआई पैसा दे रही है। एंड इट इज़ लिमिटेड टू 0.25% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। जो एनडीटीएल है, नेट टाइम डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, उसके 0.25% तक ये लिमिटेड है। एंड दिस इज डन अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने बताया भाई बैंक रेट में कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट जो रेपो रेट है इसमें कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज डन अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ यार, है ना। और भी बहुत सारे हैं, बट हाँ, लेकिन कोलेट्रल देना पड़ता है। रेपो का मतलब यहाँ पे क्या है? रीपर्चेस एग्रीमेंट। जो ठीक है मैंने जो दिया है यहाँ पे आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई ने मेरे को पैसा दिया, मैंने कुछ सिक्योरिटीज़ यहाँ पे रखे कि दस्तावेजों को मैं वापस से खरीदूंगा, ये एग्रीमेंट है भाई, इसको बोलते हैं रेपो, रीपर्चेस एग्रीमेंट। द रेपो इज ऑल्सो रेफर्स टू एज द पॉलिसी रेट। रेपो रेट को और क्या बोलते हैं? पॉलिसी रेट। इसमें क्या कर रही है आरबीआई ने? पैसा दिया, लिक्विड दिया एट द रेपो रेट, एंड जी सिक्योरिटीज़ देते हैं विद जी रीपर्चेस एग्रीमेंट। इसको मैं फिर से खरीदूंगा तो क्या करूंगा? वापस से आपका जो पैसा लिया हूँ, बैंक बोलता है मैं आरबीआई को वापस दूंगा। ये क्या है? रेपो रेट है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक टेक्स इन लिक्विडिटी ओवरनाइट फ्रॉम द बैंक। ठीक है, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, उनसे लिक्विडिटी ले जा रही है, उनसे पैसा ले जा रही है, यूटिलाइजिंग एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़। तो आरबीआई क्या करती है? पैसा ले रही है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को देती है, बैंक को देती है कि देख भाई ये तू रख, और जब तेरे को पैसा जरूरत पड़ेगा तो मेरे को उसको वापस दे देना, मैं तेरे को वापस तेरा पैसा दे दूंगा। बैंक
currently have the option to deposit an unlimited amount at the reverse repo rate। अभी जो बैंकों के पास जो ऑप्शन है कि वो कितना भी पैसा रिवर्स रेपो रेट पे रख सकती हैं। तो जैसे ही हमारे पास अगर आरबीआई को पैसा मनी सप्लाई कम करना है तो क्या करती है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिससे बैंक ज़्यादा फायदे के चक्कर में अपना पैसा जो है आरबीआई के पास रख देते हैं, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाता है। बिकॉज बैंकों के पास पैसा कम, लोन देने के लिए पैसा कम, लोगों के पास पैसा कम और खर्चा करेंगे कम, इन्फ्लेशन हो जाएगा कम। Bank currently have the option to deposit an unlimited amount at the reverse repo rate. However, if necessary, the RBI has the authority to impose a cap on such deposit। ठीक है, RBI जो है इस पर कैप एक रख सकती है ज़रूरत पड़े तो, लेकिन अभी जो है वो अनलिमिटेड पैसा बैंक आरबीआई के पास रख सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक, आरबीआई जो है मनी बोरो कर रही है। एंड रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एट विच द बैंक बोरो द मनी फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, एसडीएफ की। ये 2022 के अप्रैल में इम्प्लीमेंट किया गया था थ्रू एन अमेंडमेंट इन द आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। इसमें बैंक कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट ओवरनाइट पोटेंशियली फॉर लॉन्गर पीरियड इन फ्यूचर विद द आरबीआई एट रेपो रेट -0.25% विच इज सब्जेक्ट टू चेंज यार। ठीक है, रेपो रेट क्या है, जिस रेट पे आरबीआई जो है पैसा देती है बैंकों को उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, तो ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, यहाँ पे बैंक कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट विद द आरबीआई, किस पे, रेपो रेट -0.5% पे। एंड ये जो एसडीएफ है ये क्या को एलिमिनेट कर देता है, जो बाइंडिंग कोलेट्रल देना पड़ता था आरबीआई को। देखो भाई यहाँ भी कोलेट्रल है, रेपो रेट में भी एक कोलेट्रल देना पड़ता है, रिवर्स रेपो में तो कोलेट्रल मिल रहा है उसको अलग बात है। तो ये जो कोलेट्रल देना पड़ रहा था ना रेपो रेट में, इसको हटा देता है कौन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट रेट भी आपको कम मिल रहा है। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है पैसा देती है वो पैसा अभी कम इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ता है। ठीक है, एंड फंक्शन एज अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल अलॉन्ग साइड इट्स रोल इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट। एंड एसडीएफ अवेलेबिलिटी इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक। ठीक है, बैंक जो है बैंक के डिस्क्रिशन में होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है। and accessible every day of week throughout the year। रेपो एंड रिवर्स रेपो आर द डिस्क्रिशन ऑफ द आरबीआई यार। ठीक है, आरबीआई जो है, दोनों में अंतर समझना, एसडीएफ इज डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक बट रेपो एंड रिवर्स रेपो इज डिस्क्रिशन ऑफ द आरबीआई। मतलब एसडीएफ में पैसा बैंक जो है वो रखते हैं आरबीआई के पास, कोई कोलेटरल नहीं होता, इसीलिए तो इसमें इंटरेस्ट भी इसको कम मिल रहा है। ठीक है, रिवर्स रेपो में क्या लगता था भाई, रिवर्स रेपो में जो है बैंक जो है वो पैसा रख रही है किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, बट उसको कोलेट्रल, ठीक है, बैंक कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट। ठीक है, बैंक कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट। ठीक है, रिवर्स रेपो में भी डिपॉजिट करते थे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, इसमें रेपो रेट -0.25% यार, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट था जी सिक्योरिटी का वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बैंकों के डिस्क्रिशन में है। ठीक है, जो ये हमारे पास एसडीएफ है वो बैंकों के डिस्क्रिशन, बैंक चाहे तो, बिकॉज आरबीआई के पास सपोज कोलेट्रल नहीं है तो उसको बोलती है कि भाई तू देख मेरे कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे दे यार। ठीक है, तो बैंक की मर्जी है ये। बट जो रेपो एंड रिवर्स रेपो होते हैं वो आरबीआई की मर्जी होती है। आरबीआई चाहे तो पैसा बैंकों को दे इन दी रेपो रेट जहाँ पे पैसा देती है आरबीआई को, रिवर्स रेपो जहाँ पे पैसा रखते हैं आरबीआई के पास, वो दोनों डिस्क्रिशन किसका होता है, आरबीआई का। बट एसडीएफ के अंदर डिस्क्रिशन होता है बैंकों का। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इंट्रोड्यूस्ड इन 2011, इट अलाउज शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू बोरो एडिशनल ओवरनाइट फंड। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं है ना, उनको एडिशनल ओवरनाइट फंड बोरो करने के लिए परमिशन देता है, अलाउ करता है बियॉन्ड रेपो रेट। रेपो रेट में क्या हो रहा है, बैंक पैसा ले रही हैं आरबीआई से,
यही हमारे पास मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी आरबीआई पैसा है ना। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी समथिंग लाइक रिवर्स रेपो, जहाँ पे बैंक पैसा रख रहे थे। स्टैंडिंग मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी इज लाइक रेपो, जहाँ पे पैसा उनको मिल रहा था बैंकों को। तो यहाँ पे बैंक बोरो कर सकते हैं 1 पर बेसिस में बियॉन्ड रेपो रेट फॉर दी आरबीआई, एंड बैंक कैन टैप इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो अप टू लिमिट ऑफ 2% एट अ पिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो एसएलआर जो खुद के पास पैसा रखते हैं उसको एक तरह से छू सकते हैं, लेकिन 2% लिमिट उसका 2% ही, एसएलआर का 2% ही अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और उनको एक थोड़ा सा पिनल इंटरेस्ट रेट रखेगा लगेगा, सर्विंग एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लिक्विडिटी शॉक। अनलाइक रेपो ट्रांजेक्शन जहाँ पे बैंक पैसा दे रही है आरबीआई को, वेयर बैंक नीड टू प्लेज एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देना पड़ता था आरबीआई को। एमएसएफ अलाउज बैंक टू बोरो यूटिलाइजिंग देयर एसएलआर। ठीक है, एमएसएफ में खुद के एसएलआर से वो क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं उस। बैंक कैन कीप 2% ऑफ एसएलआर सिक्योरिटीज विद द आरबीआई। 2% एसएलआर सिक्योरिटीज को आरबीआई के साथ रखते हैं, एंड अलाउ करता है एसएलआर टू टेम्परली डिक्रीज बाई अप टू 2%। जो एसएलआर है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है वाइल एक्सेसिंग कैश थ्रू एमएसएफ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर जो एसएलआर है उससे पैसा ये ले लेते हैं। ठीक है भाई, बिकॉज आप जाओगे बैंक को पैसा मांगोगे बैंक रेपो रेट पे, तो वो बोलेगा नहीं दूंगा, कोलेटरल चाहिए, कोलेटरल नहीं है तो क्या करेगा। तो एक तरह से आप क्या करते हो, जो एसएलआर है उसको इस्तेमाल करते हो सिक्योरिटी। ठीक है, सो एसडीएफ में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विच इज़ लाइक व्हाट, इट इज़ लाइक रिवर्स रेपो, जहाँ पे बैंक अपना पैसा रख रही थी बट पूरे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ता, है ना। एमएसएफ इज़ लाइक व्हाट, इट इज़ लाइक रेपो, जहाँ पे बैंकों को पैसा मिल रहा था बट यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज 0.25% और लगता है एमएसएफ रेट। तो यहाँ पे अपना एसएलआर रिक्वायरमेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो एसएलआर जो रखते हैं उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। एलटीआरओ क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये रेपो ऑपरेशन है, मतलब बैंक पैसा लेंगी किससे, आरबीआई जो है वो बैंकों को देगा। सो आरबीआई लैंड टू बैंक एट रेपो रेट लिमिटेड टू द बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज फॉर ओवरनाइट एंड ऑन इट्स डिस्क्रिशन। आरबीआई के डिस्क्रिशन में होता है। ठीक है, देखो हमने बोला रिवर्स रेपो एंड रेपो, जो ये आरबीआई की डिस्क्रिशन में होता है, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है जिसमें क्या हो रहा है, रिवर्स रेपो जैसे पैसा जो रख रहे हैं बैंक, वो जो होता है वो बैंकों के डिस्क्रिशन पे होता है। ठीक है, सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी यहाँ पे आरबीआई के डिस्क्रिशन में है। आरबीआई ऑफर्स लॉन्ग टर्म लेंडिंग एट अबव द रेपो रेट डिटरमाइंड थ्रू एक्शन इन एलटीआरओ ऑक्शन, है ना, ऑक्शन से डिटरमाइन करते हैं। इफ़ मोर बैंक सिक्स फंड द इंटरेस्ट रेट राइज, इफ़ कंपटीशन इज लो देन द रेट डिक्रीज बट रिमेन अबव द रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट के ऊपर होता है बट लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना इसको लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। एंड कोलेटर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड बट मे नॉट बी 100%। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई बैंक जो है वो पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे आरबीआई जो है वो पैसा दे रही है बैंकों को, तो इसके बाद यहाँ पे इनको कोलेटरल देना पड़ता है बट नॉट 100%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बात की है, जो एलएएफ फैसिलिटीज़ को हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, जिसमें हमारे पास एमएसएफ होता है, रेपो रेट होता है, एसडीएफ होता है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज द सीलिंग यार। ठीक है, तो एसडीएफ जो पैसा डिपॉजिट करता है, कौन, बैंक, किसके पास, आरबीआई के पास, नो कोलेट्रल। ठीक है, आरबीआई के पास पैसा रख दिया तो ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, सबसे कम पैसा मिलता है। फिर रेपो रेट, रेपो रेट में क्या हो रहा है, आरबीआई को जो है पैसा देना पड़ रहा है बैंकों को, बैंक यहाँ पे कोलेट्रल रखते हैं। उससे ज़्यादा यहाँ पे एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी क्या हो रहा है, मतलब आरबीआई जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बैंकों को पैसा दे रही है बट नो कोलेट्रल। सो कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा रेट है भाई। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर बैंकों को पैसा देती है आरबीआई, बैंक कैन एड ना टैप देयर एसएलआर पोर्टफोलियो टू 2% लिमिट। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए रेपो रेट प्लस 2.5%।
बैंकों को पैसा आरबीआई देती है कोई कोलेटरल, इसीलिए रेपो रेट प्लस 0.25% इज दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सबसे ज़्यादा एमएसएफ होता है, सबसे कम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेशियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ओएमओस बोलते हैं यार शॉर्ट में। इसके टाइप की बात करें पहले तो ओएमओस क्या होते हैं। आरबीआई जब सेल करता है फिर परचेस करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यार, है ना। टू अब ये क्यों करता है भाई आरबीआई, टू एब्जॉर्ब और इंजेक्ट ड्यूरेबल लिक्विडिटी ओएमओ इज एम्प्लॉयड, ठीक है। जो हमारे पास सपोज करो मनी सप्लाई ज़्यादा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देती है यार, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देती है तो पैसा जो है सप्लाई जो है वो हमारे पास कम हो जाता है, मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं यहाँ पे। और जब मनी सप्लाई कम हो जाता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे खरीद लेती है ना, आरबीआई आरबीआई खरीद लेती है और पैसा यहाँ पे इनको दे देती है, तो मनी सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है। टू कंट्रोल हाई इन्फ्लेशन आरबीआई रिड्यूस मनी सप्लाई बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है। टू बूस्ट मनी सप्लाई आरबीआई बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिससे क्या होता है, पैसा आता है ना। दो तरीके का हमारे पास ओएमओस होते हैं यार। आउटराइट ओएमओस, ये परमानेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वेयर सेंट्रल बैंक्स बाय और सेल सिक्योरिटीज विदाउट एनी कमिटमेंट टू सेल और बाय देम लेटर, ठीक है। उनको खरीदती है बेचती है सिक्योरिटीज़ को, बट बाद में खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं लेता भाई आउटराइट में। बट जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज ओएमओ है इसमें एक स्पेसिफिक डेट एंड प्राइस फॉर रीसेल और रीपर्चेस ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात होती है वेयर सेंट्रल बैंक बायज एंड सेल, ठीक है। इसमें एक रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है कि मैं इस दिन में इस प्राइस में खरीदूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट जिसको सिग्निफाई करता है होल्डर इज एंटाइटल टू रिसीव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी एट ए डेजिग्नेटेड टाइम, ठीक है। इसमें लिखा होता है कि मैं जो ये इंसान है सोनू पटेल, ये इस समय में इतना पैसा इसको मिलना चाहिए अगर इसको किसी को ये देगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ होते हैं, दो तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स आते हैं। शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट्स आते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, एक साल से छोटा। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब एक साल से बड़े में यहाँ पे जी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, जी सेक्ट जिसको हम बोलते हैं। सॉवरेन बॉन्ड्स जो होते हैं उनका मैच्योरिटी एक साल से ज़्यादा होता है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ विच हैव मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एक साल से, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लो रिस्क होता है, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। एंड ये जो कॉर्पोरेट है इसमें ज़्यादा होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स कितना होगा। ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करें तो बैंक हेजिटेट टू लैंड टू प्राइवेट कंपनीज टू बैड लोन्स, ठीक है। जो एनपीएस है, सपोज मैंने यहाँ पे लोन दे दिया किसी कंपनीज को, किसी प्राइवेट कंपनीज को, और वो डूब गए और पैसा नहीं दिए मेरे को, वापस नहीं दिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए, ठीक है, या फिर बैड लोन्स की फॉर्म में ये बन गए, तो इसीलिए ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया, जहाँ पे आरबीआई साउट टू एड्रेस दिस बाई एनकरेजिंग कॉर्पोरेट बोरोइंग्स। बैंक एंड इन्वेस्टर प्रीफर जी सेक्स मोर देन कॉर्पोरेट बॉन्ड बिकॉज दे हैव लेस रिस्क, ठीक है। इसीलिए बैंक एंड इन्वेस्टर्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी सेक्स जिसको हम बोलते हैं, मोर देन 1 ईयर का मैच्योरिटी होता है, उस पर ज़्यादा यहाँ पे भरोसा रखते हैं देन दी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। यहाँ पे जो बोला ना कि आरबीआई इसको एड्रेस कैसे करता है, बाय इंक्रीजिंग कॉर्पोरेट बोरोइंग्स यार। आरबीआई क्या करता है, लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज बाई कर लेता है एंड सेल शॉर्ट टर्म जी सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज को ले लिया इसने, सो डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज इंक्रीज यार। जब ज़्यादा बाई करता है आरबीआई तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, हैंस इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज हो जाता है। डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म जी सेक इंक्रीज हैज इंटरेस्ट रेट इन डिक्रीज, जो जी सेक जो रखे उसको इंटरेस्ट कम मिलता है। हैंस नाउ इन्वेस्टर्स प्रीफर्ड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एज इट ऑफर मोर यील्ड और इंटरेस्ट देन द लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज इन द मार्केट, ठीक है। इस जो ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या किया आरबीआई ने, क्या किया, लॉन्ग टर्म जी सिक्योरिटीज को बाई कर लिया, जिससे इंटरेस्ट रेट जो था जी सेक्स पे वो कम होने लगा, तो अब लोग जो इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बाई करने लगे, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिससे यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज की तरफ से मिलने लगा, तो यहाँ पे विच ऑफर मोर इंटरेस्ट रेट यार, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की, जो कि 2004 में इंट्रोड्यूस किया था अप्रैल में। इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन यार बाय द आरबीआई टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी। यहाँ पे जो मनी सप्लाई ज़्यादा है उसको यहाँ पे कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच दिया तो पैसा यहाँ पे ले लेती है आरबीआई। एंड दे आर गवर्नमेंट बॉन्ड नोन एज मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। जो इशू करती है बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई वेयर गवर्नमेंट लैंड मनी और सिक्योरिटीज टू दी आरबीआई। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है यहाँ पे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर एग्रीमेंट देखने को मिलती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आरबीआई, जहाँ पे आरबीआई मतलब जो गवर्नमेंट है इट लैंड बॉन्ड और सिक्योरिटीज टू दी आरबीआई। एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई वेयर गवर्नमेंट लैंड बॉन्ड सिक्योरिटीज टू दी आरबीआई यार। ठीक है, गवर्नमेंट जो है बॉन्ड देता है और सिक्योरिटीज देता है किसको, आरबीआई को। एंड OMOs आर यूज्ड आइदर टू इंक्रीज और रिड्यूस लिक्विडिटी, बट जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इट इज ओनली टू रिड्यूस द लिक्विडिटी, बिकॉज मनी सप्लाई ज़्यादा है तो यहाँ पे बॉन्ड्स दे देती है एंड पैसा ले लेती है। याद रखना भाई, OMOs जो है दोनों के लिए हैं, बट जो मार्जिनल स्टैंडिंग सॉरी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है इट इज़ ओनली फॉर दी रिड्यूसिंग लिक्विडिटी यार। क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात करें तो एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है विच इज़ यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी व्हेन स्टैंडर्ड मॉनेटरी पॉलिसी टू हैज़ बिकम इनइफेक्टिव। ठीक है, स्टिमुलेट करना है मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना है। ठीक है, व्हेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट आर एट और अप्रोक्सीमेटली जीरो, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जीरो के पास होते हैं तो नॉर्मल ओपन मार्केट ऑपरेशंस which target interest rates are no longer effective. So instead a central bank can target specified amount of asset to purchase. Quantitative easing increase the money supply by purchasing assets with newly created bank reserve in order to provide bank with more liquidity. जहाँ पे जो बैंक रिजर्व्स हैं नए उन वहाँ से परचेस करती है एसेट्स को, जिससे उनके पास पैसा आ सके और सप्लाई करेगा वो जाके मार्केट में, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा। सो क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ता है एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है मनी सप्लाई कम करने के लिए है। और पर मार्केट ऑपरेशन फॉर बोथ इंक्रीजिंग मनी सप्लाई और डिक्रीजिंग मनी सप्लाई। नेक्स्ट हम बात करें टू फेसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, तो एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी जिससे मनी सप्लाई बढ़ाने की बात करते हैं, होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें मनी सप्लाई कम करने की बात करते हैं। तो मनी सप्लाई मतलब लूज मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई बढ़ाने की बात करते हैं भाई, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से रिसेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सो बोरोइंग, लूज मॉनेटरी पॉलिसी में बोरोइंग इज इजी, लोगों ज़्यादा पैसा ले लेंगे तो इन्फ्लेशन हो सकता है। कंज्यूमर बाई मोर, बिजनेस एक्सपांड यार, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, पीपल स्पेंड मोर, इसीलिए क्या होता है, लूज मॉनेटरी पॉलिसी लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लीड्स टू रिसेशन। सो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो बोरोइंग इज डिफिकल्ट, कंज्यूमर बाई लेस, रिसेशन हो गया ना, बिजनेस पोस्टपोन एक्सपांसन, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। पुटिंग टूल टू यूज़ की बात करें, चीप, इजी, डॉविश, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये सब लूज मॉनेटरी पॉलिसी का ही नाम है। इस सब में मनी सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। टाइट, डियर, हॉकिस, कॉन्ट्रैक्शनरी, ये सब में हमारे पास मनी सप्लाई कम करने की बात कर रहे हैं। सो इजी, चीप और डॉइस मतलब बढ़ाना, हॉकिस मतलब चिपका देना एकदम। ठीक है, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैसा मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो CRR जो बैंकों को खुद के पास जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है वो जब कम हो जाएगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। SLR खुद के पास जो पैसा रखना पड़ता है वो कम होगा तो वो बैंक ज़्यादा लोन दे सकते हैं, इसीलिए पैसा मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। रेपो रेट कम हो गया, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा दे रही है रेपो रेट पे, तो रेपो रेट कम हो गया मतलब जिस रेट पे पैसा मिलता था वो कम हो गया तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। रिवर्स रेपो रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिवर्स रेपो रिड्यूस हो गया, जिस रेट पे आरबीआई के पास पैसा रखते थे वो कम हो गया तो अब बैंक पैसा नहीं देंगे, तब भी मनी सप्लाई यहाँ पे, ठीक है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगा। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो वो हमारे पास जो पैसा आरबीआई के पास रखती है इट इज़ लाइक रिवर्स रेपो, वो कम हो गया भाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो भी हमारे पास कम पैसा रखेंगे आरबीआई के पास तो
हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक ज़्यादा लोन देंगे। बैंक रेट, जिस रेट पे आरबीआई जो है वो बैंकों को लोन देती है उसको बोलते हैं बैंक रेट, वो भी कम हो गया तो भी हमारे पास ज़्यादा पैसा लेंगे यार बैंक आरबीआई से। तो यहाँ पे साहब में क्या देखने को मिलेगा, मनी सप्लाई बढ़ेंगे। ऑल्सो अगर जी सैट को बाई कर रही है तो यहाँ पे पैसा दे देगी सरकार, और जी सैट को बाई कर लेगी मतलब आरबीआई, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो कि क्या करता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या करता है, मनी सप्लाई कम करता है। बिकॉज इसमें बॉन्ड को बेच के मतलब बॉन्ड दे मतलब बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ जो है वो डाल के यहाँ से पैसा खींच लेते हैं, मनी सप्लाई कम करने के लिए है। तो ये नहीं होगा। नज बैंक टू एनफोर्स डॉइश स्टांस, डॉइश मतलब चीफ मनी पॉलिसी बैंकों को बोलते हैं। इंक्रीज मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ा देती है, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। लोन फ्लो इंक्रीज कर देती है टू सेक्टर्स दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट यार। एंड टाइट डियर और हॉकीस और कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई कम किया था। यहाँ पे सीआरआर इंक्रीज हो जाएगा, एसएलआर इंक्रीज हो जाएगा, रिवर्स रेपो एमएसआई के बैंक रेट जो है वो बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कर इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिड्यूस दी मनी सप्लाई यार। एंड बैंक को बोलते हैं कि वो हॉकीस स्टांस अप्लाई करे। हॉकीस इज दी टाइट, है ना, डिक्रीज मार्जिनल रिक्वायरमेंट यार। मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिक्रीज हो जाता है। तो मार्जिनल फैसिलिटी को ऐसे समझना यार, डाउन पेमेंट जो हम लोग गाड़ी के मामले में करते हैं ना, जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा प्राइस बढ़ता है गाड़ी का, डाउन पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार का जब यहाँ पे लूज मॉनेटरी पॉलिसी होगा, ज़्यादा पैसा है लोगों के पास तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। जब लोगों के पास कम हो जाएगा पैसा तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट की तरह से आप इसको डाउन पेमेंट के तौर पर सोचना यार। एंड यहाँ पे क्या होता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में रिड्यूस लोन फ्लो टू सेक्टर्स विद स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू डिमांड साइड इन्फ्लेशन यार। रियल इस्टेट जहाँ पे है ना मनी सप्लाई कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लोन कम जाता है, इसीलिए क्या होता है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है रियल इस्टेट में। एंड इंक्रीज इन द लोन फ्लो टू सेक्टर्स दैट कैन इंक्रीज द सप्लाई लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में लोन बढ़ा देता है, लोन जब यहाँ मनी सप्लाई कम होगा तो एग्रीकल्चर में एक तरह से लोन की तरफ बढ़ा देता है, रियल इस्टेट में लोन कम देता है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ये आरबीआई एंड गवर्नमेंट ने 2015 में साइन किया था। यहाँ पे ये बात करते हैं अबाउट इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी यार, ठीक है। द आरबीआई इज टास्क्ड विद मेंटेनिंग इन्फ्लेशन टारगेट कितना 4% विद अ परमिसेबल डिविएशन प्लस माइनस 2%। तो 4 + -2% मतलब 2 से लेकर 6% तक यहाँ पे इन्फ्लेशन को रखना है ना। एंड ये जो इन्फ्लेशन टारगेट डिटर्मिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द आरबीआई डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट हर 5 साल में जैसे डिटरमाइन करता है कितना टारगेट रखना है। एंड ये इन्फ्लेशन टारगेट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ अ हेडलाइन अनएडजस्टेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो किस जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है वो हेडलाइन सीपीआई के ऊपर बेस्ड है यार, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर फेलियर टू मीट टारगेट्स, अगर आपने यहाँ पे टारगेट्स को फुलफिल नहीं किया, इफ आरबीआई फेल्स टू अचीव द स्पेसिफाइड इन्फ्लेशन टारगेट यार फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ यहाँ पे 3 मंथ के कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अपन इन्फ्लेशन टारगेट को नहीं फुलफिल कर पाया, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यार। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ना रिपोर्ट देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड द रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड, किस कारण की वजह से आप इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप फेलियर क्यों है भाई इन्फ्लेशन टारगेट का। सो एंड प्रपोज रिमीडियल एक्शन, क्या आप लोगे, एक एस्टिमेट है टाइम लाइन भी बताना पड़ेगा कि कब तक ये इन्फ्लेशन टारगेट को आप अचीव कर लोगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की बात करें तो आरबीआई इज ऑब्लिगेटेड टू पब्लिश अ मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एवरी 6 मंथ यार। एंड द रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्या है कारण इन्फ्लेशन का, एंड क्या हो सकता है इन्फ्लेशन इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ 6 to 18 मंथ्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हर 6 महीने में आता है, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक। अगर यहाँ पे फेल हो गया इन्फ्लेशन टारगेट में तो उसको अपना लिखित देना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इस पर भी क्वेश्चन आता है यार। इट इज़ फॉर्म अंडर द 457B ऑफ एन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1934। इसका फंक्शन क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी रेट, दैट इज द रेपो रेट को फिक्स करता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई
जो है बैंकों को पैसा देता है और उनसे कोलेटरल्स लेता है। कंपोजिशन ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो ये हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें 6 मेंबर्स होते हैं यार। आरबीआई गवर्नर होगा, डेप्यूटी गवर्नर दैट इज इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड एंड रिमेनिंग 3 ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस मेंबर्स सर्व अ टर्म ऑफ 4 years विथ नो अपॉइंटमेंट। ठीक है, 4 साल के लिए रहते हैं ये मेंबर्स, इसमें नो रीअपॉइंटमेंट, याद रखना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स, नो रीअपॉइंटमेंट। एंड मैंडेट टू इज टू ऑर्गेनाइज 4 मीटिंग एनुअली। हर साल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कितना मीटिंग होगा? 4 मीटिंग होगा। एंड 4 मेंबर्स, 6 में से मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए फॉर कोरम, है ना। वन ऑफ इट शुड बी द गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर इन हिज एब्सेंस। ठीक है, तो ये क्या करता है? बेंचमार्क पॉलिसी रेट और बैंक रेट को ये डिटरमाइन करता है, मतलब बैंक बोलता हूँ रेपो रेट को डिटरमाइन करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, कोरम में 4 लोग होना चाहिए और उसमें 4 में से एक आदमी गवर्नर फिर डेप्यूटी गवर्नर होना चाहिए गवर्नर के एब्सेंस में। एंड डिसीजन जो होगा वो मेजोरिटी वोट से लिया जाएगा। एंड अगर हमारे पास टाई हो गया तो गवर्नर के पास कास्टिंग वोट रहेगा, गवर्नर जिसको वोट देगा वो जीतेगा। डिसीजन जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो बाइंडिंग है यार, आरबीआई के ऊपर इसकी बात मानना पड़ेगा। टेन्योर क्या है? 4 years के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया जाता है। इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट यार। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी की। तो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1904 के अंदर बनाया गया था। इसको 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया। इट फंक्शन एज इंडिया सेंट्रल बैंक यार। गवर्नर जो होता है वो हेड होता है आरबीआई का, इसको डेप्यूटी गवर्नर असिस्ट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई की बात करें तो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखने को मिलता है विच इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आरबीआई। गवर्नर इज द हेड ऑफ द आरबीआई। डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं 4 जो कि असिस्ट करते हैं गवर्नर को। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स को देखता है। एक नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं 10 जो कि अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यार। एन ऑफिशियल डायरेक्टर जो कि गवर्नमेंट नॉमिनी होता है। यहाँ पे पावर एंड फंक्शन ऑफ द आरबीआई की बात करें सो मॉनेटरी अथॉरिटी होता है, मतलब ये फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को, क्रेडिट को, इंस्ट्रूमेंट्स इसका इस्तेमाल करता है। अभी हमने देखा भाई रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब का इस्तेमाल करके ये मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। बैंकों को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करता है आरबीआई यार, है ना। बैंकिंग लाइसेंस इशू करता है, एनफोर्स करता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स को, लाइक एनपीए क्लासिफिकेशन और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्लासिफिकेशन हो गया, बेसल नॉर्म्स हो गए, है ना। जो फ्रॉड डिटेक्शन है उसको देखता है, साइबर सिक्योरिटी को देखता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है लाइक जो यूपीआई हो गया, एनईएफटी हो गया, है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो गया, डिजिटल पेमेंट्स हो गए, ये सबको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई यार। ऑल्सो जो एनपीसीआई एंड पेमेंट बैंक्स हैं उनको भी ये देखता है आरबीआई, है ना। इट इज़ दी बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट बैंकर यार। ठीक है, डेट मैनेजर, मतलब जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है पैसा कौन देता है? आरबीआई। सो इट मैनेज बोरोइंग प्रोग्राम्स, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, हैंडल वेज एंड मीन्स एडवांसेज यार। इशूअर ऑफ द करेंसी, सोल अथॉरिटी जिसके पास ये इशू कर सके जो करेंसी, है ना। सोल अथॉरिटी जो कि इशू करता है करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपये का जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, 1 रुपये का जो करेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, 1 रुपये का नोट। एंड जो आरबीआई है इट इंश्योर दैट करेंसी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फीचर्स को ये देखता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है आरबीआई यार, प्रमोट करता है प्रोविटी सेक्टर लैंड, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है लाइक एग्रीकल्चर हो गया, है ना, जो एजुकेशन हेल्थ हो गया, सब चीज़ को लैंडिंग के ध्यान देता है। तो इनिशिएटिव्स लाइक जन धन योजना की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब आरबीआई का इनिशिएटिव है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी कौन करता है? आरबीआई यार। जो फॉरेक्स रिजर्व है जो कि हमारे पास अराउंड $600 बिलियन का है, उसको यहाँ पे ये मैनेज करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ना, वो हमारे पास आरबीआई देखता है। और उससे स्टेबलाइज जो है
एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करता है आरबीआई यार। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यार ये क्या होते हैं भाई? ऐसे लोन्स या फिर ऐसे एडवांसेस वेयर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल जो है वो रीपेमेंट नहीं किया जा रहा है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज ड्यू फॉर 90 डेज और मोर, ठीक है। इंटरेस्ट, तो मैं यही बोलता हूँ लोन का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे तो हर महीने कम से कम इंटरेस्ट देते जाओ भाई। एनपीए किसको बोलेंगे? एनपीए इज़ दैट जिसका इंटरेस्ट प्लस या फिर और प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो आपने 90 डेज या फिर उससे ज़्यादा नहीं दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यार। सब स्टैंडर्ड एसेट किसको बोलते हैं? एनपीए फॉर लेस देन 90 डेज मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स, ठीक है। डाउटफुल एसेट एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ को हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। मोर देन 12 मंथ्स ऑफ एनपीए को हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल एसेट। एंड जो कि लॉस एसेट किसको बोलेंगे? आइडेंटिफाइड एज अनकलेक्टेबल। अगर जो ऑडिटर्स या फिर आरबीआई के लोग ने इसको अनकलेक्टेबल बोल दिया तो उसको लॉस एसेट बोलते हैं। मेजर्स की बात करें तो एनपीए से बचने के लिए लेजिस्लेशन में यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हमको देखने को मिला। एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जो सरफेसी एक्ट बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये हमको देखने को मिलता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी ये 2016 में हमको देखने को मिला यार, टू प्रिवेंट दी एनपीएस। बैंक लेड इनिशिएटिव्स के अंदर हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ द क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम की, इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म में जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो उनका क्रिएशन किया गया। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लाया गया। आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस आए भाई। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात करें टू प्रिवेंट एनपीएस यार, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमको देखने को मिला। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं। 4R स्ट्रेटेजी अपनाया भाई गवर्नमेंट ने, लाइक रिकॉग्नाइजेशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। जो सरफेसी एक्ट है दैट इज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ, सरफेसी एक्ट इज व्हाट? इट इज दी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन सरफेसी एक्ट, इट एम्पावर्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिकवर एनपीएस विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के एनपीए को रिकवर करने के लिए सरफेसी एक्ट दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। जो सरफेसी एक्ट है इसका मैकेनिज्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज फॉर मैनेजिंग एनपीएस, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय द क्रेडिटर्स यार। एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू सिक्योर्ड लोन्स जो कि एक्सीड कर जाते हैं 1 लाख से। एंड एक्सक्लूड एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम रिकवरिंग प्रोसीड, ठीक है ना। एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पे एक्सक्लूड करता है रिकवरी प्रोसीडिंग से, है ना। जो 1 साल से ज़्यादा लोन्स हैं, वो सिक्योर्ड लोन्स हैं, उन पे यहाँ पे सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल है यार, याद रखना। ये एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका आप नहीं छीन सकते अपने लोन्स को रिकवर करने के लिए। जो किसानों को जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोषण होता है उसको देखते हुए इस सरफेसी एक्ट में वाला प्रोविजन डाला गया है। लिमिटेशन क्या है सरफेसी एक्ट का? ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है यार, इनप्रैक्टिकल, एंड ये अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। ये सिक्योर्ड लोन्स जिनके पास कुछ ज़मीन है, जायदाद है कुछ, है ना, उसके पास, उसके लिए अच्छा है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में आया था। एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क है फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज़ यार, पार्टनरशिप्स एंड इंडिविजुअल्स जब है इंसॉल्वेंसी अगर हो गया तो उसको रिजोल्व करने के लिए। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन्वॉल्व है दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हमको देखने को मिलता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एक होता है वाटरफॉल मैकेनिज्म यार, जो कि रीपेमेंट को प्रायोरिटाइज करता है, स्टार्टिंग विद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कर्स ड्यूज। रेजोल्यूशन प्रोसेस कैसा होता है भाई? क्रेडिटर और डेटर जो है वो फाइल करता है केस विद दी एनसीसीटी, है ना, मतलब एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल करता है। फिर एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड एंड यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान इज फॉर्मुलेटेड एंड अप्रूव बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये हमारे पास क्या हो गया? आईबीसी। नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज रिगार्डिंग एनपीए, इट इज़ बेसल नॉर्म्स यार। ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा बनाया गया।
इट एम टू एनहांस द स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम यार। ठीक है, बेसल वन कब आया? 1988 में, जो कि फोकस करता था ऑन कैपिटल एडिक्वेसी, है ना। इट सेट कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRR जो है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना रख दिया था? 8%। जो अमाउंट है ना, कितना परसेंट रखा था, ये सब पे क्वेश्चन आता है यार। CRR जो था बेसल वन में 8% था, बेसल टू में इसने जो रिस्क असेसमेंट है उसको बढ़ाया, एनहांस किया। 3 पिलर्स की बात करते हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस की, एंड मार्केट डिसिप्लिन की बात करता है बेसल टू। बेसल 3 2010 में हमको देखने को मिला। पोस्ट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो रिफॉर्म्स लाए गए, लाइक हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, CRA को कितना कर दिया? CRAR को यहाँ पे 10.5% इंक्लूडिंग बफर, एंड लिक्विडिटी यहाँ पे जो कवरेज रेशियो था LCR एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो ये लाया गया। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स लाए गए टू एब्जॉर्ब व्हाट? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट दी RBI नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स की। नॉट परफॉर्मिंग एसेट हमने सरफासी एक्ट की बात की, IBC की बात की, एंड बेसल फॉर्म नॉर्म्स की बात की यार। ये CRAR रखना, बेसल वन में 8% था, बेसल 3 में 10.5% इंक्लूडिंग बफर, एंड LCR जो है बेसल 3 में आया, NSFR जो है वो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो बेसल 3 में आया।